जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान खंड को लेकर आया हूं मैं। आपको पता है ये आपका सीरीज चल रहा है जो कि एमसीक्यू के तौर पे, और मैंने आपसे वादा किया था कि जो मैं आपको पढ़ा दूंगा उनसे बाहर क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैंने आपसे वादा किया था। इस बात को समझ लीजिए आप, ये एमसीक्यू नहीं है। आपके एग्ज़ाम के इंटरव्यू से देखते हुए, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखते हुए बेहतरीन अंदाज में पढ़ाया गया है। आप इनको पढ़िएगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यदि आपने पूरा का पूरा एपिसोड कर लिया, मैं लिख के और दावे के साथ कहता हूँ कि इनसे बाहर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एक भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपको क्लास 8, 9 और 10 का एनसीईआरटी करवा रहा हूँ एमसीक्यू। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है। चलिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संदीप सर का, जिन्होंने मुझे पढ़ाने में सहायता प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप नए आए हैं तो हम उम्मीद करेंगे आप मेरा साथ देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी जो है एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको अच्छा लग रहा होगा, यदि चीज़ें आपको तो अच्छी समझ में आती होंगी और अच्छा आपको लगे, तो प्लीज़ आप आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तब कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा प्लीज़। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है। इसे मैंने पार्ट 3 चढ़ा दिया है, पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया था। बहुत सारा प्यार आपका आया था, अच्छा अच्छा कमेंट भी आया था। चलिए, उसी प्रकार को देखते हुए मैं आज पार्ट 4 को लेकर आया हूँ। क्या बोल रहा है, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है? किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है? आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, शुक्र, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। दोस्त याद रखिएगा, इसका आंसर शुक्र इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, अम्लीय वर्षा का जल, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान डैश डैश हो जाता है। मतलब मुझे बताइए, पहले बात तो आप मुझे बताइए अम्लीय वर्षा का स्वाद कैसा होता है। मुझे बताइए आप, अम्लीय वर्षा का स्वाद आपसे पूछा जाए, बताइए अम्लीय वर्षा का स्वाद क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? फिर मुझे बताइए, आपसे पूछा जाएगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान को क्या होता है, आपसे वो पूछा जाएगा, वो बताइएगा। तो मुझे अगर जानते तो आप कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, कि अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान क्या हो जाता है? दोस्त याद रखिएगा, ये आपका कम हो जाता है। क्या होता है दोस्त? ये आपका कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा उदर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल यानी कि उत्पन्न करता है? हमारा उदर जो है दोस्त, वही बोल रहा है हमारा उदर कौन सा अम्ल जो है उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, क्या वो सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या वो नाइट्रिक अम्ल है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या फिर एक से अधिक, या कोई नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। मतलब हमारा उदर की बात करेंगे, अम्ल की बात करेगा, तो आप ध्यान रखिएगा ना तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा है, आपसे पूछ सकता है, जैसे इस बार एक बार टीआरई 2 में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है दोस्त, H2SO4। क्या होता है दोस्त? H2SO4 सल, जहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। वहीं पूछेगा आपसे, बताइए मुझे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सूत्र क्या होता है, तो HCl। क्या होता है दोस्त? तो HCl। इस सब चीज़ को आप याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछता है। अब एग्जाम में क्या करता है, पूछता है, और आप नहीं बताएंगे तो फिर आप उस समय पछताएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए जो चीज़ आपको नहीं पचता है, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कोई भोजन खा लिया, आपके पेट में क्या किया, वो भोजन जो है क्या हुआ दोस्त, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका पेट है, इसमें क्या आपका भोजन गया आपका,
और आपने क्या क्या खाया और आपको वो चीज़ नहीं पचा, तो वही बोल रहा है उसका उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है। जो आप खाते पीते सुनते हैं ना, मेरा पेट ये हो गया, गैस बना दिया है, वो हो गया, मतलब बहुत तरह की बातें जो होती है, आप समझ लीजिए बात। उसमें बोल रहा है कौन सा औषधि का उपयोग होता है, तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्त, क्या वो औषधि का नाम एंटीबायोटिक है, क्या वो पीराहारी है, क्या वो एंटासिड है। तो जी हाँ, वो आपका एंटासिड है। इस बात को समझिएगा दोस्त, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये MCQ चल रहा है, क्लास 10th के NCERT का MCQ चल रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस PDF के बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये अभी तक दिखा गया है, आप अगर मिलाए होंगे PYQ तो आप देख लीजिएगा, सारा सारा क्वेश्चन इसी PDF से आया है। फिर बोल रहा है किसको एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसको एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्या वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। बिल्कुल हाँ सर, तीनों का तीनों ऑप्शन आपका सही है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग लॉक करने वाले हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। बोल रहा है दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है और अगर मुंह के pH मान डेड हो जाता है, मतलब दांतों का जो क्षय, दांत सुन रहने बात को, आपका जो दांत होता है, आपका जो दांत होता है उनमें जो क्षय पकड़ता है, वो क्षय जो होना शुरू हो जाता है इस प्रकार से। बोल रहा है क्यों होता है, मतलब अगर मुंह का pH मान क्या हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जब क्या वो 6 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, या 5.5 ज़्यादा हो जाता है, जैसे 1 से अधिक या कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है जब 5.5 से कम होता है। फिर बोल रहा है दांतों का दंतवल्लक जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ तो उस किसका बना होता है। पहली बात तो आप समझिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा है कि दांतों का, आप समझिए, आप पूछेगा शरीर, पूछेगा शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे सबसे कठोर पदार्थ। ध्यान रखिएगा, जब आपसे बोलेगा पूरे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, आप बोलेंगे इनामेल। क्या बोलेंगे दोस्त, इसको आप बोलेंगे इनामेल। आपसे बोलेगा ये दांतों के दांतों के ऊपरी परत में क्या पाया जाता है, आप वहाँ भी बोलिएगा इनामेल। क्या बोलिएगा दोस्त, वहाँ भी आप इनामेल बोलिएगा। वहीं तो बोल रहा है यहाँ पे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है दोस्त, इनामेल है। दांतों सबसे ऊपरी परत में क्या पाया जाता है, इनामेल पाया जाता है। वही बोल रहा है इनामेल किसकी सहायता से बनता है, किससे बनता है इनामेल जो बनता है दोस्त, किससे बनता है, इस बात को समझिएगा आप। इनामेल आपका कैल्शियम फास्फोट से बनता है, Ca3PO4 अर्थात कैल्शियम फास्फेट से बनता है। अब अगर कुछ आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, बताओ दांत के ऊपरी परत में जो पाया जाता है वो किससे बना होता है, आप क्या बोलेंगे दोस्त, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत आप लोग जो हैं छारबाज इंसान हो गए हैं बहुत। प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलती है, तब तो आपको बना पाऊँगा अच्छे से। आप लाइक ही नहीं करते, मैं क्या ही करूँ, बताओ मुझे क्या ही करूँ। चलिए खैर, आपकी मर्ज़ी है। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH होने की संभावना क्या होती है। पहले देखिए क्या कह रहा है, एक लिटमस जो है, एक विलियन जो है वो क्या करता है, लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीला करता है। क्या करता है दोस्त, वो आपका नीला कर देता है, वही पूछ रहा है, वही बोल रहा है इसका pH मान होने की संभावना कितनी है। ध्यान, जब इस प्रकार की कंडीशन बनेगी तो याद रखिएगा pH मान की जो भी मान है वो भी बढ़ेगी। इसका pH मान क्या हो जाएगा दोस्त, इसका 10 इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है। अर्थात एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH होने की संभावना 10 होती है। फिर बोल रहा है कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में क्या होगा, मतलब कोई विलियन जो है अंडा का जो पिसा हुआ कवच होता है उससे अभिक्रिया करता है और गैस उत्पन्न करता है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में क्या होगा दोस्त, याद रखिएगा। क्या वो नमक होगा NaCl, बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्त। क्या वो आपका KCl होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्त। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका,
आप समझ रहे हैं इसका आंसर HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है। हाइड्रोजन क्लोराइड इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है, इस बात को आप याद रखिएगा। बोल रहा है NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले ले तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन के कितनी मात्रा होती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 गुना की मात्रा बढ़ाई गई है, यहाँ पे 2 गुना, तो हम क्या करेंगे, इसका भी 2 गुना कर देंगे, अर्थात 16 ml इसका सही। चलिए हम लोग आंसर क्या होगा इसका, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसका 16 ml इसका आंसर होने वाली है। फिर बोल रहा है किसमें मेथोनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड होता है। मुझे बताइए चींटी का डंक में कौन सा एसिड पाई जाती है। चींटी जब डंक मारता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है दोस्त, चींटी है। वही बोल रहा है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको काटने के बाद जो आपके विष में जाता है उसका नाम है मेथोनोइक अम्ल। क्या होता है दोस्त, मेथोनोइक अम्ल। चींटी का डंक, दूध खट्टा होना और नट्टल का डंक, तीनों का तीनों जो है आपका मेथोनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप भी जानते हैं दोस्त। इमली में आपका इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्त, तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछेगा सिट्रिक अम्ल किसे पाया जाता है, आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे दोस्त संतरा एवं नींबू। क्या बोलेंगे दोस्त, संतरा एवं नींबू की जब बात आती है तो आप बोलेंगे कौन सा अम्ल, तो आप बोलेंगे सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा बताइए संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप क्या बोलेंगे, तो सिट्रिक अम्ल बोलेंगे। आपसे पूछेगा बताइए मुझे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप क्या बोलेंगे दोस्त, तो नींबू की बात करेगा आपसे तो आप वो भी बोलेंगे सिट्रिक अम्ल। वहीं आपसे पूछेगा बताइए मुझे कच्चा आम पूछ ले या फिर इमली पूछ दे, आप कहेंगे सर टार्टरिक अम्ल होती है। कौन सी होती है दोस्त, तो टार्टरिक अम्ल आपकी होती है। वहीं पूछेगा आपसे लैक्टिक अम्ल किसमें पाई जाती है, आप भी जानते हैं लैक्टिक अम्ल दूध में पाई जाती है, लैक्टिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वही चीज़ यहाँ पे पूछ दिया, बताइए नींबू और नींबू में कौन सी अम्ल पाई जाती है। संतरा और नींबू की बात कर रहा है, संतरा और नींबू की बात कर रहा है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या वो सिट्रिक अम्ल होता है, क्या वो विटामिन सी होती है, क्या वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। दोस्त इस बात को आप समझिए आप, ये एक कोई अम्ल यहाँ जो है दोस्त, ये आपका अम्ल की बात किया है तो सिट्रिक अम्ल, तो अभी आपने पढ़ा था सिट्रिक अम्ल था। लेकिन पूछेगा आपसे संतरा और नींबू में कौन सा विटामिन पाई जाती है, आप कहेंगे सर विटामिन सी पाई जाती है, विटामिन सी। अच्छा मुझे बताइए, अब आपसे कैसे आप समझेंगे इस चीज़ को, विटामिन सी होता है, आप बोलेंगे सर जितने भी खट्टे पदार्थ, जैसे मान लीजिए आंवला हो गया, कुछ भी जितने भी लगभग खट्टे पदार्थ हैं उस सब का श्रम विटामिन सी के जरिए आता है। और अच्छा मुझे बताइए, आप क्वेश्चन आपसे है कि विटामिन सी के अभाव में कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन सी के अभाव में कौन सा बीमारी होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। विटामिन सी के अभाव में कौन सी बीमारी होती है, मुझे कमेंट बताइए। फिर बोल रहा है सिरका वैगनर में कौन सा अम्ल होता है। सिरका में कौन सा, देखिए ध्यान से क्या बोल रहे थे दोस्त आपसे, तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है। सिरका, अच्छा बताइए मुझे औजैलिक अम्ल किस में होता है। औजैलिक अम्ल आप जानते हैं दोस्त, याद रखिएगा। औजगलिक जब भी बात करेगा औजैलिक का, आप बोलिएगा सर सेब में होता है, किस में होता है, सेब में होता है और पालक में होता है। किसमें होता है दोस्त, तो पालक में। जब भी पूछेगा आपसे, याद रखिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्या बोल रहा है कि यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बोलिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। आपसे पूछेगा पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप बोलिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। वही पूछेगा आपसे सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, आप क्या बोलेंगे दोस्त, सिट्रिक अम्ल। जब भी आपसे पूछेगा सिट्रिक अम्ल, क्या बोलेंगे आप, जब भी आप सिट्रिक की बात करेगा तो आप क्या बोलेंगे दोस्त, आप बोलिएगा सर ये आपका नींबू में और ये आपका संतरा में पाया जाता है, ये आपका संतरा में
पाया जाता है। नींबू और संतरा की बात करेगा, आप भी जानते हैं, हम जाएंगे सिट्रिक अम्ल के साथ। जबकि टार्टरिक की बात करेगा तो आप कच्चा आम या फिर इमली के साथ जाने वाले हैं। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्त, एग्जाम क्वेश्चन क्या पूछा एग्जामिनर ने, बड़ा चालाक से क्वेश्चन लगाया है। क्या कहा है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी सिरका की बात करेगा तो आप सिरका में दोस्त आप मार सकते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की बात करता है सिरका। क्या कहीं पे ऑप्शन में है क्या दोस्त, क्या कहीं में ऑप्शन में है दोस्त, ऑब्जेक्ट सिट्रिक, टाटरिक या एक से अधिक या कोई नहीं। तो बिल्कुल जी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा अभी तुरंत, आपने क्या देखा अभी, ऑब्जेलिक अम्ल जो होता है वो आपका सेब और पालक में जाती है। सिट्रिक अम्ल जो होता है वो आपका नींबू संतरा में जाती है। जबकि टार्टरिक अम्ल कच्चा आम और इमली में जाती है। आप देख पा रहे होंगे दोस्त, मैं एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। अब बताइए मुझे, क्या आप एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटेगा। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं छूटेगा, मैं तो बना के आऊँगा, मैं तो धुआं धुआं करके आऊँगा सर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यही क्वेश्चन तो पूछा था, यहाँ पे आ तो गया है। क्या बोल रहा है, टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ध्यान देखिए, टमाटर में भी ऑब्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। अच्छा यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे टमाटर, यहाँ पे अच्छा सॉरी गलती हो गई हमसे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है दोस्त आपका इस जगह आपको जो है दोस्त टमाटर की बात कर रहा है, टमाटर टमाटर और पालक की बात कर रहा है। माफ़ कीजिएगा, मैंने तो टमाटर और पालक में ऑब्जेक्ट का अम्ल पाई जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया कि टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाई जाती है, कौन सा अम्ल पाई जाती है। आप क्या बोलेंगे दोस्त, सर उसमें ऑब्जेलिक अम्ल पाई जाती है। आपसे पूछे टार्टरिक अम्ल, तो आप मैंने क्या बताया अभी, कच्चा आम। क्या बोलेंगे आप, कच्चा आम या फिर इमली ये दोनों में दोस्त आपका टार्टरिक अम्ल होता है। लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, वो आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्त, ऑक्जेलिक, आप इसका सही जवाब होने वाला है। दूध में पाया जाने वाला शर्करा कौन सा है, बोल रहा है दूध में पाया जाने वाला शर्करा कौन सा है। ध्यान रखिएगा, दूध में जब भी बात, क्या वो लैक्टिक शर्करा है, क्या फ्रुक्टोज है, क्या वो लैक्टोज है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्त, सही आंसर हो जाएगा दोस्त, वो आपका लैक्टोज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर और परफेक्ट आंसर होने वाली है। लैक्टोज इसका, यानी कि दूध में पाया जाने वाला शर्करा जो होता है दोस्त, वो आपका कौन सा होता है, तो आपका लैक्टोज इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है परवल अम्ल एवं परवल क्षारक के लवण के पीएच मान कितना होता है। तो परवल लव, देखिए इस जगह बड़ी बात आती है, समझने वाली बात आती है। परवल अम्ल और परवल क्षारक की बात कर रहा है, तो परवल अम्ल और परवल क्षारक की बात कर रहा है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए परवल और परवल दोनों जगह हो। आप बोलेंगे सर उदासीन, क्या बोलिएगा सर जी, आप बोलिएगा सर उदासीन। जब आप उदासीन बोलिएगा सर, तो आप जानते हैं उदासीन का पीएच मान क्या होता है, ये आपका 7 इसका पीएच मान होता है। इसलिए आप ऑप्शन नंबर 1 यानी अर्थात 7 के साथ जा सकते हैं। परवल अम्ल और परवल क्षारक की बात कर रहा है, अर्थात उदासीन की बात कर रहा है। उदासीन की पीएच मान 7 होता है। मुझे बताइए 7 से अधिक किसका पीएच मान होता है, 7 से अधिक किसका पीएच, आप बोलेंगे सर 7 से अधिक जो होता है दोस्त वो आपका क्षारीय का होता है, क्षार का होता है। 7 से कम पूछेगा आपसे, 7 से कम पूछेगा आपसे, क्या बोलेंगे सर अम्ल का होता है। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्षारीय पदार्थ का नाम बताओ, तुम क्या बताइएगा, तो आप बोलेगा सर मिर्च जो होती है वो क्षारीय होती है। कैसे होती है, आप मिर्च को खाते हैं ऐसे करते, मतलब ऊपर जाता है आपका, समझिए बातों को, तो इस प्रकार से 7 से अधिक हो जाएगा। मान लीजिए आपने अचार खा लिया तो जी का पानी गिरेगा, तो नीचे गिरेगा पानी, तो उसके 7 से कम हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। फिर बोल रहा है परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग किया है, क्या किया है, तो परवल अम्ल क्या किया है दोस्त, तो परवल अम्ल, एक मिनट रुकिए, हाँ परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक की बात कर रहा है। यहाँ पे सबसे मेन बात आती है, जब दुर्बल क्षारक की बात करेगा,
जब दुर्बल क्षारक की बात करेगा तो आपको समझना पड़ेगा ये किसकी बात कर रहा है, तो अम्ल की। दुर्बल क्षारक बोलेगा तो अम्ल की, दुर्बल अम्ल बोलेगा तो क्षारक की। तो दुर्बल क्षारक की बात किया है। आप मुझे बताइए यहाँ पे लवण प्रकृति कैसी होगी, तो बिल्कुल आपकी एसिड होगी, अर्थात अम्लीय होगी। क्या होगी दोस्त, अम्लीय होगी। क्षारकीय कब होता दोस्त, जब वहाँ पे दुर्बल अम्ल होता, तब फिर जाकर क्या होता, तो क्षारकीय इसका परफेक्टली आंसर हो जाता। क्या बोल रहा है दोस्त, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच मान कितना होता है। अब मैंने कुछ तुरंत आपको बताया तो था अभी कुछ देर पहले। यहाँ पे क्या बोला है, दुर्बल अम्ल बोला है। अब तुरंत बात आपके दिमाग में आएगा, अच्छा अच्छा ये क्षारक की बात कर रहा है ना, ये क्षारक की बात कर रहा है ना। क्षारक का अवलेमान क्या होता है, आप भी जानते हैं, 7 से अधिक होता है। इसलिए हम लोग लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले हैं, 7 से अधिक। दोस्त क्या आपको मज़ा आ रहा है, क्या आपको मज़ा आ रहा है? यदि मज़ा आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, सर मुझे मज़ा आ रही है, सर मुझे मज़ा आ रही है। अगला प्रश्न बोल रहा है किस लवण यानी कि सॉल्ट का प्रयोग भोजन में करते हैं। तो आप भी जानते हैं दोस्त, क्या वो क्या वो क्या वो आपका एच होता है, क्या एन होता है, क्या LIC होता है, क्या एक से अधिक, या कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इसका परफेक्ट आंसर जो होगा NaCl इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है। आप भी जानते हैं दोस्त, लवण को अच्छा मुझे बताइए कि NaCl का रासायनिक नाम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, NaCl का रासायनिक नाम पूछेगा सोडियम। आप मुझे कमेंट कीजिए, इससे आपको याद होगा। क्या होगा दोस्त, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, इस बात को समझिएगा। तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं NaCl को। वही आपसे पूछेगा ये किसका सूत्र होता है NaCl, आप बोलिएगा सर नमक का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है दोस्त, नमक का सूत्र होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है आपकी, व्यंजक चूर्ण किसका सूत्र होता है। तो व्यंजक चूर्ण किसका सूत्र होता है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र CaCO होता है। CaCO, आप मुझे बताइए CaCl2 या फिर CSO4 ये किसका सूत्र होता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त, आप भी जानते हैं क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर CaOCl2। व्यंजक चूर्ण की बात करेगा तो CaOCl2। दोस्त आप याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इसी को बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा व्यंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर पूछेगा तो CaOCl2 की बात आप करिएगा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, NCERT का कुछ यहाँ पे बुक्स का लिया गया है, पढ़िएगा इसको, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी कि व्यंजक चूर्ण का उपयोग कैसे होता था, इसका सूत्र क्या होता है। इसका देखिए CaCl2 होता है और आपके NCERT बुक में साफ साफ लिखा गया है। फिर बोल रहा है बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है। तो बेकिंग पाउडर ध्यान रखिएगा दोस्त, ये आपका बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो बेकिंग पाउडर जब भी बात करेगा आपसे, आप क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल के बारे में आप बात करने वाले हैं, इस बात को समझिएगा। किसके गैस के उत्पन्न होने के कारण पावरोटी या केक में खामी यानी कि वो फूल जाता है। मान लीजिए आपने क्या किया दोस्तों, पावरोटी बना लिया और वो पावरोटी शुरू से पतला होता है, बाद में इतना बड़ा हो जाता है, क्यों होता है, किस गैस के कारण। तो आप याद रखिएगा, जब भी बात करेगा गैस का तो आपका CO2, इसको आप प्यार से क्या कहते हैं दोस्तों, आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, ऑक्साइड की बात कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अर्थात किस गैस के कारण पावरोटी फूलती है, तो आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। बोल रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है कि इसे बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। क्या ये एंटी एसिडिक संघटक होता है या इसका उपयोग सोडा अगले सामक के रूप में होता है। बिल्कुल हाँ, ये सर आपका तीनों का तीनों बिल्कुल सही जवाब है सर, बिल्कुल सही जवाब है सर, बिल्कुल सही जवाब है सर। तो ऑप्शन नंबर आप डी लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आप लॉक करेंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक। मैं चाहूँगा दोस्त, यदि आप नोट्स नहीं कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा आप नोट्स करते रहिए। नोट्स आपको चीज़ें याद होती चलेंगी और आपको बहुत फ़ायदा होने वाले। मैं आपको पूरा का पूरा एपिसोड करवाऊँगा, आप निश्चित होकर नोट्स बनाइए।
बोला धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप भी जानते हैं दोस्त, Na2CO3 इंटू 10H2O। अर्थात धोने के सोडा की जब भी बात करेगा धोने के सोडा की जब भी बात करेगा, वॉशिंग सोडा की जब भी बात करेगा, आप किसमें टिक कीजिएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। अब मुझे बताइए क्या NOSCO3 का सूत्र क्या होता है रासायनिक नाम बोलेंगे सर, खाने वाला सोडा क्या होता है दोस्त, NaSCO3। लेकिन यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर जाएंगे हम दोस्त Na2CO3 इंटू 10H2O के साथ जाने वाले हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बोरॉक्स के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है, बोरॉक्स के उत्पादन में ध्यान रखिएगा, जब भी बोरॉक्स के उत्पादन की बात करेगा आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, वो धोने का सोडा। बोरॉक्स उत्पादन में दोस्त धोने का सोडा बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर होने वाली है। अब यहाँ अगर पढ़ेंगे कुछ दिया गया है चीज़ें, धोने का सोडा, देखिए धोने का सोडा दिया गया है, क्या कहा गया है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सोडियम, इसका पूरा और क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट है, प्लस का उपयोग किस में होता है, तो आप बोलेंगे सर कांच, साबुन एवं कागज में होता है। फिर आपसे पूछेगा इसका उपयोग बोरॉक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है, यही तो क्वेश्चन पूछा था आपसे, यह बोरॉक्स। अगले बार होता है, इस बार बोरॉक्स पूछा है, इस बार सोडियम पूछने का चांस बनेगा, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, बच्चा कन्फ्यूज रहता है कि सर जिप्सम का सूत्र क्या होता है। सम की बात करें, जिप्सम सम क्या होता है, 2 होता है। तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक कीजिएगा, इसको ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछने का पूरे चांस है। अब CSO4 हाफ H2O, सर ये किसका सूत्र है, तो इसको आप जानते हैं आपका POP का सूत्र है, जिसको आप प्यार से बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। बोलिएगा CSO4 ये नीला धोता का सूत्र है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्लस जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो जिप्सम को कितना गर्म करेंगे जो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका 100 डिग्री सेल्सियस, कितना, तो 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग के प्यार से क्या बोलते हैं, 373 केल्विन कहते हैं। तो जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस को गर्म करने पर ये क्या बन जाएगा दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बोला किसका रासायनिक नाम CSO4 हाफ H2 कैल्शियम सल्फेट का अर्ध ह्यूमिड हाइड्रेट है, मैंने यही तो बताया था आपसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बताना नहीं पड़ेगा आपको, मैंने समझा दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा जिप्सम पूछ दे आपसे, वहीं पे जिप्सम पूछ दे आपसे, क्या बोलेंगे, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O CSO4 इंटू 2H2O कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ इसका विधि दिया गया है, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इनको आप पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाली है। बोला कौन सा विद्युत का चालक है, तो ध्यान रखिएगा विद्युत के चालक की जब भी बात करेगा आप बोलिएगा सर वर्षा जल। एक इसलिए ना बोलता है जब वर्षा हो जाए ना उस टाइम में बिजली का उपयोग मत करो, क्यों बोलता है, क्योंकि वो विद्युत का चालक होता है। ताजे दूध का pH मान कितना होता है, ध्यान रखिएगा ताजे दूध का pH मान आपका 6 होता है, मतलब दोस्त तो ताजे दूध का pH कहीं कहीं पे आपको 6.4 मिलेगा, जहाँ पे 6 रहे तो ध्यान रखिएगा 6 को ही टिक करनी है। फिर बोल रहा है ताजे दूध का pH मान 6 होता है जो कि थोड़ा अम्लीय होता है। दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड बनता है जिससे pH मान घटकर लगभग 5.5 हो जाता है। जब दही बनता है इसका pH मान 5.5 हो जाता है, यही क्वेश्चन था। और किसे बेकिंग सोडा कहते हैं, किसे, मैंने कुछ देर पहले आपको कहा था किसे बेकिंग सोडा कहते हैं, ये आपका कोई और नहीं बल्कि NaHCO3 इसका सही आंसर होने वाली है। तो बेकिंग सोडा NaHCO3 इसका सही आंसर होने वाली है। दोस्तों याद रखिएगा ये आपका एपिसोड नंबर 4 ख़त्म होती है। अगला एपिसोड जो आने वाली है दोस्त वो एपिसोड 5 आने आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका एंड हो गया एपिसोड नंबर 4। मैंने बता रखा है कि जितना मैं पढ़ाऊँगा इनसे बाहर क्वेश्चन एक भी मिलेगा तो मुझे बोलेगा सर आपने कहा था ये MCQ है, हाँ
बस लेकिन इतना ही बोलूँगा, 100 में 90% क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिलेगा और इसी वीडियो से मिलेगा। तो मैं आपको हर दिन जो है सुबह के 10 बजे भूगोल का वीडियो, जबकि शाम में रात के 8 बजे मैं आपको साइंस पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो आप जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। सुबह में 10 बजे भूगोल, शाम में विज्ञान में पढ़ाने का प्रयास करूँगा। दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनती है। देखिए, बड़ा मेहनत करता हूँ, सो प्लीज़ आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दीजिए मुझे विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।